So we will discuss an engine जिसका मैक्सिमम एफिशिएंसी होगा, उससे ज्यादा दुनिया में कोई भी इंजन बनाया ही नहीं जा सकता है एफिशिएंट. Fine, we know that the engine cannot be 100% efficient according to second law of thermodynamics. So 100% efficiency is out of question. So I'll tell you an engine which has got the maximum efficiency, and suppose you become a mechanical engineer someday, suppose, and if you want to make an engine, then you cannot make an engine which is more than the engine I'm going to tell you. You will not be able to make an engine which is more efficient than that. This engine is called as Carnot's engine. Okay. It is the heat engine. It is the heat engine with maximum possible efficiency. इसकी efficiency क्या है? इसकी efficiency अभी बात करते हैं. ठीक है. So Carnot was a scientist. उन्होंने ये थियोराइज किया था कि ये वाला जो इंजन होगा ये इसका सबसे ज्यादा एफिशिएंसी होगा. सो दिस कार्नोट इंजन कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेप्स, 4 प्रोसेस. ठीक है. ये कार्नोट इंजन जो है 4 प्रोसेस होता है. 2 आइसोथर्मल एंड 2 एडियाबैटिक. एडियाबैटिक का स्लोप होता है. सो ए से स्टार्ट होगा, बी पे जाएगा, बी से सी पे जाएगा, सी से वापस डी पे आएगा. This is how Carnot engine functions. एक गैस है, उस गैस का पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा फ्रॉम ए टू बी, फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा बी टू सी, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा सी टू डी, एंड फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा डी टू ए. तो ये गैस को जब भी हम इस 4 स्टेप में घुमाएंगे तो ये जो ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है इसका एफिशिएंसी सबसे मैक्सिमम हो जाएगा. फाइन. तो अब देखिए यहाँ पे दिस इज एट टेम्परेचर T1, दिस इज एट टेम्परेचर T2. T1 इज ग्रेटर देन T2. ठीक है. AB एंड CD ये दोनों आइसोथर्मल प्रोसेस है. राइट. एंड BC एंड DA एडियाबैटिक प्रोसेस है. So this is the graph of Carnot's engine. अब हमें पता करना है कि what is the efficiency of this engine, because this will be the maximum possible efficiency. तो efficiency होता है work done divided by heat supplied. Right. Fine, Rashid. So हम यहाँ पे calculate करेंगे कि what is the work done and what is the heat supplied. तो हम क्या करेंगे, पहले A to B का पता करेंगे, फिर B to C का, फिर C D to K, फिर इस तरह से पता करेंगे. फाइन. सो सबसे पहले तो मैं ये लिख देना चाहता हूँ कि एफिशिएंसी जो होता है ये होता है 1 minus Q1 by Q. Q1 is heat dissipated, Q is the heat supplied. ठीक है. इसके बाद अब हम इसके आगे डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे कि यदि हम प्रोसेस AB ले लो. If I take the process AB is an isothermal process. Isothermal expansion हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है. तो यहाँ पे यदि वर्क डन देखें या यहाँ पे वर्क डन छोड़ देते हैं, यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब देखें, हाउ मच हीट इज कमिंग इन, यदि आ रहा है या जा रहा है. तो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, Q is equal to W होता है, ये nRT ln V2 by V1 होता है. Got it? तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं Q is equal to N R टेम्परेचर T1 ln V2 मतलब VB upon VA. फाइन. ये QAB लिख देता हूँ मैं. एनी क्वेश्चन? नो. फिर उसके बाद QBC. BC इज एडियाबैटिक प्रोसेस. एडियाबैटिक प्रोसेस में 0 होगा, कुछ भी हीट नहीं लेगा, कुछ भी हीट एक्सचेंज ना देगा ना लेगा. नहीं. फिर उसके बाद CD प्रोसेस. CD प्रोसेस क्या हो जाएगा, NRT2 ln of
वी डी अपॉन वी सी हो जाएगा, सी से डी के लिए, तो फाइनल वॉल्यूम डी है, इनिशियल वॉल्यूम सी है। हाँ इस तो ये देख रहे हैं डी वॉल्यूम कम है, सी वॉल्यूम ज्यादा है, डी वॉल्यूम कम है तो ये नेगेटिव आएगा। तो दिस इज नॉट हीट, दिस इज द हीट डिलीवर्ड, सॉरी मतलब रिलीज, नॉट द ड्रॉप, जो Q1 वाला पार्ट है। और QBA फिर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बिकॉज इट इज अगेन एडियाबेटिक। सो बेसिकली ये क्या है, दिस इज द हीट गेन एंड दिस इज द हीट लॉस, दिस इज Q एंड दिस इज Q1। गॉट इट गुराशीष? यस। और मैं यहाँ पे ये भी कह सकता हूँ कि ln VB by VA और यहाँ पे जो ln VD by VC है, ये दोनों सेम होंगे। इसको प्रूव कर सकते हैं आप, दिस रेशियो विल बी सेम। सी दिस इज आइसोथर्मल कर्व, आइसोथर्मल कर्व पे क्या होता है, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। राइट। तो आप यहाँ पे लिखेंगे PA VA इज इक्वल टू PV VB, ठीक है। और ये जो है ये यहाँ पे लिखेंगे आप PC, सॉरी क्या लिखेंगे, PC VC is PD into VD, फाइन। और दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए, और फिर हम, एक तो ये रिलेशनशिप हो गया, फिर हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, B और C के लिए हम लिख सकते हैं रशीद, दैट PV गामा इज कांस्टेंट, PV VB गामा, PC VC गामा, राइट। फाइन। तो इससे हम इंटर को रिलेट कर सकते हैं इनके वॉल्यूम। और हम इंटर को रिलेट करने के बाद हम प्रूव कर देंगे कि ln VB by VA और ln VD by VC जो होंगे वो बराबर होंगे। अंडरस्टूड? ये समझ में आ गया? तो बेसिकली एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 1 माइनस NR T2 ln VD by VC अपॉन NR T1 ln VB by, तो T2 upon T1. So this gets cancelled out, this gets cancelled out. Efficiency I get as 1 minus T2 by T1. So अब यहाँ पे T2 क्या है और यहाँ पे T1 क्या है, ठीक है, that is very important. तो देखिए T2 क्या है, यदि ये हमारा हीट इंजन है, because Carnot engine is also a heat engine, इसे कहीं से हीट मिल रहा है, कहाँ से हीट मिल रहा है, सोर्स है कुछ, और ये डंप कर रहा है हीट, कहाँ पे डंप कर रहा है, सिंक पे डंप कर रहा है। तो सिंक का टेम्परेचर T2 कहलाता है, सोर्स का टेम्परेचर T1 कहलाता है, और यहाँ पे कुछ हुआ होता है। Got it? T2 and T1. So T1 is the temperature at which heat is supplied, that is the source temperature, and T2 is the sink temperature. मतलब आपके पास एक गैस है, आप उसको हीट सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो जिस पॉइंट पे जहां से आप हीट सप्लाई कर रहे हैं उसका टेम्परेचर, और T2 जो है वो सराउंडिंग का टेम्परेचर। This is the efficiency of a Carnot engine. तो कोई भी हीट इंजन, all the heat engine operates between two temperature. Fine. तो कोई भी हीट इंजन जो है दो टेम्परेचर के बीच में ऑपरेट करता है, and by increasing the sink and source temperature you can increase the efficiency accordingly. तो किसी भी दो टेम्परेचर के बीच में ऑपरेट करने वाला हीट इंजन का एफिशिएंसी इससे ज्यादा नहीं हो सकता। So you can make the Carnot engine efficiency more by changing the टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर आप कम कर दीजिए और सोर्स का टेम्परेचर ज्यादा है तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। फाइन। ज्यादा हीटेड एनवायरनमेंट में यदि आप चला रहे होंगे कार, तो आपका कार का एफिशिएंसी ऐसे डिक्रीज होने लगती है। राइट। फाइन। सो दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी। आई होप आपको एफिशिएंसी अच्छे से समझ में आ गया होगा।